तो रूस यूक्रेन संघर्ष के 18वें दिन एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये संघर्ष रुकेगा या तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करके ही ये संघर्ष मानेगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में इस संघर्ष की कैटलिस्ट वाली भूमिका होगी। इधर भारत भी इस स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का लगातार हमला हो रहा है और ऐसे में पीएम मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारियां और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक का हिस्सा रहे। इससे पहले 28 फरवरी को भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। तो मौजूदा परिस्थितियां और भारतीय रुख पर थोड़ी बातचीत करेंगे। पूर्व राजनयिक बीएस निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। निगम जी, किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों को? एक और तो अब ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि बाइडेन अक्षम हैं, कायर हैं, वो ये युद्ध रुके ऐसा नहीं चाहते हैं, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, बातचीत का रास्ता बंद कर दिया है। तो ये वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने वाले देश अमेरिका की इस संघर्ष में किस तरह की मानसिकता है वो दुनिया के सामने जाहिर हो रही है। देखिए, बाइडेन ना तो कमजोर हैं, क्योंकि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति कमजोर नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। ये जो हारा हुआ राष्ट्रपति है ट्रंप, कुछ भी कह दे, है ना, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो करते रहे हैं पहले से भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो घटनाएं घटी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 24 घंटों में, वो निस्संदेह बहुत विचारणीय है और वो बड़े डरावनी है। पहली बात तो ये थी कि रूस का एक ड्रोन 3 देशों की सीमाओं को पार करके जाकर के गिर गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जी। दूसरा, लिविव में जो नाटो की सेनाएं वहां से कूच कर दिया था, वहां पर उसके बेस को ध्वस्त करना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि रूस ने जो कहा था कि जो सपोर्ट करेगा नाटो देश, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो उसने करके दिखा दिया। एक और बड़ी घटना ये हुई है कि जो ईरान ने इराक के अंदर जो अमेरिका के कंसुलेट है उन पर जो अटैक किया, अब वो भी 12 मिसाइल से, एक तो नहीं 12 मिसाइल से ध्वंसक उसने कार्रवाई की जी। तो ये मुझे दिखाती है कि ये अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है, ठीक है। और न केवल चिढ़ाने वाली बात, बल्कि यूरोप से लेकर के इस पूरे यहाँ के शिफ्ट करने का इरादा लगता है ये रूस की एक चाल भी हो सकती है जी, कि बजाय रूस को यहाँ और अमेरिका को यहाँ लाने के लिए यूक्रेन में उसको वहीं पर उलझाए रखो। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में आज विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, परिस्थितियां तेजी से बदली है, तभी तो भारत भी इस पर नजर बनाए हुए उच्च स्तरीय बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैसे देखते हैं, क्या भारत की सुरक्षा को कोई खतरा है, या भारत न चाहते हुए भी इन परिस्थितियों में अगर वैश्विक युद्ध की संभावना बनती है, गुटों में विश्व बंटता है, तो उसमें भारत को किसी तरफ रहना मजबूरी होगी? किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, भारत की इस तरह की जो ये मीटिंग वगैरह होती हैं ये बहुत जरूरी है, और पिछली बार भी मीटिंग हुई थी जी। लेकिन जैसे परिस्थिति बदलती हैं तो हमारी ये मीटिंग आम बात है, कोई वो नहीं है कि इसमें कोई चिंता वाली बात होती है। लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है भारत के पक्ष में। उन्होंने कहा कि भारत को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा जी। ये उन लोगों के लिए सबक है जो समझ बैठे हैं कि हमको सीमाओं के चक्कर में उलझा करके, बातचीत के चक्कर में उलझा करके और हमसे वो जैसा चाहे वैसा समझौता करवा लेंगे। भारत उस परिस्थिति में नहीं है जी। और आज जो मीटिंग में चर्चा हुई होगी, संभावना मैं बता रहा हूं, वो ये हो सकती है कि यदि ये विश्व युद्ध छिड़ता है जी, तो हमारी तैयारियां क्या हैं, हमारे पास में जो जनता के लिए
खाने का इंतजाम है, हमारे पास में रसद फौजी के लिए इंतजाम है, और हम कितने दिन इस वार की स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर युद्ध थोपा ही गया तो कैसे कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक बातें जो है ऐसी मीटिंग में हुआ करती हैं। जी बिल्कुल। बीएस निगम जी, ऐसे में भारत ने एक और फैसला लिया है कि यूक्रेन से अपने दूतावास को हटाकर उसे पोलैंड शिफ्ट किया है। मतलब कहीं ना कहीं अंदेशा है कि यूक्रेन में परिस्थितियां और भी बिगड़ने वाली हैं। देखिए, अब आप ये समझिए, जो इरपिन में आज घटना घटी है जी, है ना, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 पत्रकारों पर हमला हुआ है, एक की मौत हो गई है, एक हॉस्पिटल में है जी, यहां इरपिन के अंदर ये घटना घटने का मतलब ये है, और आरोप लगेगा कि रूस की सेना ने उसको मारा है, तो इसका अर्थ साफ जाहिर है कि रूस की सेना कीव के अंदर है। ये बड़ा खतरनाक एक इंडिकेशन है जी, कि कीव पर कब्जा किसी भी क्षण हो सकता है। इसको भी हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल गौर किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हर छोटे बड़े पहलू पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है, उसकी समीक्षा कर रही है। और जैसा बीएस निगम जी आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां अगर पूरे विश्व के लिए बगड़ी तो हम कितने आत्मनिर्भर हैं और कितने लंबे समय तक आत्मनिर्भर रह सकते हैं बिना अपने नागरिकों को किसी तरह के नुकसान पहुंचाए या उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए। ऐसे में गुलरेज शेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरे मामले पर ये शुरू से नज़र बनाए हुए हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ते भी रहे हैं। गुलरेज शेख से समझना चाहते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों को बदलते देख रहे हैं। गुलरेज जी, भारतीय दूतावास पोलैंड शिफ्ट होने वाला है, भारत में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, इधर रूस ने हमला तेज कर दिया है, अमेरिका सीधे उतरने को तैयार नहीं है मैदान में। किस तरह से परिस्थितियां बदल रही है? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात दिख रही है कि संभवतः कभी भी रूस जो है वो कीव पर हमला कर देगा, कब्जे में ले लेगा। और जो अलग अलग बातें आ रही है कि रूस को बहुत समय लग रहा है, तो आप ये भी समझ के चलिए कि रूस ने अभी तक जिसको कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग करना या हैवी आर्टिलरी या हैवी शेलिंग का उपयोग करना, वो नहीं किया है। हैवी एयर स्ट्राइक भी नहीं हुए हैं। मतलब कहीं न कहीं रूस प्रयास कर रहा है कि जान और माल की क्षति को जितना अवॉइड करके अपने राजनीतिक जो मकसद है उनकी पूर्ति की जा सके वो कर ली जाए। तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि कुछ रूस अभी प्लानिंग कर रहा हो कि अब कैसे भी करके हमले बढ़ाकर कीव को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लिया जा सके। क्योंकि कल एक खबर और भी आई थी कि यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन में लेजर गाइडेड मिसाइल भेज रहा है, और ये जो मिसाइल है ये हैंड हेल्ड मिसाइल है जो किसी भी आसपास में हेलीकॉप्टर को, चॉपर को या फिर ट्रेन को टारगेट करके उसको अच्छी तरह से निपटा सकती है, और ये एक साथ 3 टारगेट को भी एंगेज कर सकती है। तो ये आप ये कह सकते हो कि ये स्टीलर का अगला फॉर्म है या उन्नत फॉर्म है। तो जब ऐसी स्थिति दिख रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वेस्ट नहीं चाहता कि रशिया इस जंग से जल्दी बाहर निकल सके। क्योंकि आप देखिए कि जब एक तरफ पुतिन कह रहे हैं कि वो जेलेंस्की से मिलने को तैयार है, कुछ चीजें ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं चीनों को काम डाउन करना चाहते हैं। जेलेंस्की भी लगभग 3 में से 2 डिमांड को मान चुके हैं, झुक चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी यदि वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस की तीव्रता बढ़ती जा रही हो और हथियारों को देने का मामला जारी हो रहा हो, तो ऐसा लगता है कि वेस्ट चाहता है कि रशिया के लिए ये नया अफगानिस्तान, ये नया वियतनाम बन जाए। तो हो सकता है कि यथासंभव रशिया और एग्रेसिवली उस पर कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी कीव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा हो। तो हमारे स्टाफ की सुरक्षा के लिए, हमारे डॉक्यूमेंटेशन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने ये कदम लिया होगा, क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट उस रीजन में है, और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए हमने पोलैंड शिफ्ट किया है दूतावास को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी अपना समय देने के लिए। ताज़ा जानकारी इस मामले पर क्या है, वैश्विक परिस्थितियां क्या बन रही है, इसके बारे में हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर बीएस निगम जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से नाटो के मूवमेंट को
संभवतः लिविव में हमला करके रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। और पहले भी रूस पहले तो मौखिक रूप से धमकी दे रहा था, लेकिन अब एक्शन लिया गया है। बीएस निगम जी, अब इस दिशा में जब वाकई में अगर नाटो फोर्सेस पर हमला हुआ होगा तो अब नाटो की इन्वॉल्वमेंट एक्टिव देखने को मिलेगी और भी ज़्यादा, और ये संघर्ष यूक्रेन से निकलकर विश्व के अन्य देशों तक भी पहुंचने की संभावना देख रहे हैं क्या? अभी भी मैं थोड़ा सा बड़ा क्या बोलते हैं सकारात्मक हूँ जी। मुझे लगता है कि नाटो इससे एक सबक लेगा। ठीक है ना, जो नाटो एक अपना बेस यूक्रेन में बनाना चाहता था जी, लिविव के आसपास, वो बेस नहीं बना पाएगा। और अब कोई भी देश जो नाटो का सदस्य है वो यूक्रेन में आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं एक पक्ष मेरा ये मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन के लिए होगा, लेकिन इसमें अगर अमेरिका जो चढ़ाने का काम करता है वो सारे छोटे देशों को भड़काता है और खुद अलग रहता है। छोटे देशों में आकर के अमेरिका ने अपने सारे हथियार दे दिए, जहाज तैनात कर दिए, लेकिन लड़ने के लिए नहीं आऊंगा। ये बड़ा विचित्र बात है। और उनको लड़ने के लिए उसकारा मना नहीं करता। हालांकि अब सारे नाटो देश जो छोटे देश हैं वो बड़े सावधान हैं। अमेरिका की बेवफाई भी समझ गए, चाइना की बेरुखी भी समझ गए, समझे। जो धोखा हुआ है दुनिया में इस वक्त, अगर किसी की जीत हुई है तो धोखे की जीत हुई है इन पूरे 18 दिन के अंदर। और महाभारत को साबित कर दिया, जैसे महाभारत में धोखा हुआ था जी, है ना, धोखे से ही सारी चीज हुई थी, वैसे अब तक के 18 दिनों में ये बिल्कुल महाभारत की पुनरावृत्ति से हो रही है। बिल्कुल धोखा हुआ है। ना चीन ने साथ दिया रूस का, ना अमेरिका ने साथ दिया किसी और देश का, ना नाटो ने साथ दिया यूक्रेन का। जी बीएस निगम जी, आप जब खुलकर इस तरह से कह रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये धोखे की पूरी कारस्तानी है जो विश्व आज एक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जितने भी वैश्विक संगठन हैं, चाहे यूएन हो, ईयू हो, यूएनएससी हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ही बात कर ले, वहां तक भी ये विषय पहुंचा था, तो वो सब क्या वाकई में दुनिया को एक बेहतर आने वाले समय में बनाने के लिए प्रयासरत हैं जो दावा करते हैं, या फिर सब कुछ व्यापार पर है और सब कुछ पोलराइजेशन है? व्यापार और पोलराइजेशन के साथ हर देश अपना फायदा देख रहा है और ये वैश्विक संगठन किसी काम के नहीं। ये बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात ले ली है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इनका अब कोई औचित्य रह नहीं गया है। जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे ये इसलिए थे कि अगर कोई दूसरा देश किसी देश पर आक्रमण करता है ना, तो ये एक देश मान करके अपनी डिफेंस कर सकते हैं। केवल लड़ाई के लिए ये था। और अब ये निजी हितों को ध्यान में रखकर हर देश अपनी नीति बनाता है ना। और नाटो उसमें कैसे कह देगा कि हम जाके वहां लड़ रहे हैं? लड़ना महत्वपूर्ण है या अपने देश के लोगों के लिए रोजगार देना, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करना? बीएस निगम जी, ऐसे में समय कम है, एक महत्वपूर्ण सवाल चाहेंगे संक्षेप में आप सारगर्भित उत्तर दें। भारत ने जो अलग अलग संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, चाहे वैश्विक शक्तियों के साथ हो, चाहे आसपास के देशों के साथ, ये कह सकते हैं भारत की एक दूरदर्शिता थी जो इन परिस्थितियों में काफी सकारात्मक भूमिका में दिखेगी। अब हम इसी के बलबूते पे जाने जाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, उससे सारे देश इस बात को जानते हैं कि भारत को छेड़ना आसान नहीं है। और बाइडेन ने तो कह दिया जी, इसलिए ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस निगम जी अपना समय देने के लिए, इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो अभी की स्थिति है उस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो जवाब तो फिलहाल ये मिल रहा है कि क्या होने वाला है इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। ये संघर्ष रुकेगा या विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, इस पर अभी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत भी अपनी नजरें जमाए हुए है और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी तैयारियों का आकलन भी कर रहा है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। राष्ट्रवाद की प्रखर आवाज से जुड़े रहने के लिए सुदर्शन न्यूज को फॉलो करें और हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।